नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर में सबस्टेशन स्विच के अंदर प्रोटेक्शन वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक सबस्टेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में जाना था। हमने ये भी जाना था कि सबस्टेशन क्या होता है, कैसे वो कार्य करता है, उसमें कौन कौन से उपकरण लगते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में लगभग ये बता रहे थे कि उसमें हमने बस बार के बारे में बता दिया था, हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के बारे में जाना, हम लोगों ने आइसोलेटर के बारे में जाना। अब उसमें हम आगे को बढ़ते हुए उसके अगले उपकरण, सबस्टेशन में प्रयोग होने वाले अगले उपकरण फ्यूज के बारे में जानेंगे कि फ्यूज क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो फ्यूज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत साधारण तौर पर स्पष्ट करूं कि चाहे आइसोलेटर हो, चाहे सर्किट ब्रेकर हो, चाहे फ्यूज हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये प्रोटेक्शन की ही उपकरण होने वाले हैं। इनका काम फॉल्ट वाले हिस्से को बाकी हिस्से से अलग कर देने का होता है। जब कभी भी आपके सिस्टम में कोई खराबी आती है या कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, उन खराब हिस्से को अलग कर देती हैं। बस इनका नाम अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है। कोई अच्छे पैमाने पर यूज होती है, हाई वोल्टेज रेटिंग्स की होती है, कोई कम वोल्टेज रेटिंग्स की यूज होती है। इसलिए सबस्टेशन में आप कोई भी उपकरण कहीं पर भी कितनी भी संख्या में आप उसको अपने हिसाब से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसे लगा सकते हैं। तो फ्यूज के बारे में जाने तो फ्यूज का जो बेसिक सिद्धांत होता है वह क्या होता है कि इसमें जो फ्यूज का जो एलिमेंट होता है, फ्यूज एलिमेंट किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसका अपने मेल्टिंग पॉइंट के सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी कि गलनांक, अपने गलनांक के सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि फ्यूज में एक फ्यूज वायर लगी रहती है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका फ्यूज है, कोई फ्यूज है, इसमें आपने वायर जोड़ रखी है, पतली सी फ्यूज वायर, तो ये आपकी इनकमिंग लाइन है और ये ड्रॉ में कहीं पर भी बाहर को जा रही है। तो जैसे क्या होगा, जब तक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है तब तक आपका ये फ्यूज वायर गर्म नहीं हो रहा है, मतलब होगा गर्म, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं आई कि वो गल जाए, यानी कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। मान लीजिए आप एक घरों में यूज होने वाला फ्यूज की बात करें तो मान लीजिए वो 220 से 240 की कैपेसिटी वाला फ्यूज वायर है, तो आपके घरों में जब तक 220 240 वोल्ट आएगी तो ये अपना पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से काम करते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक इतना उच्च बना रखा है कि यह 220 240 तक इसमें जो पिघलन है वो ना आए, यानी कि इसका गलनांक पार नहीं है। लेकिन कहीं पर भी कैसे भी आपके घरों में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय पर देखिए रास्ता तो यही, चाहे आपके घरों में फॉल्ट आए चाहे ना आए, रास्ता तो यही, फॉल्ट आएगा और इसी रास्ते आएगा। तो कभी भी आपके शॉर्ट सर्किट होता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उस कंडीशन में यह फ्यूज वायर गर्म होने लगता है, धीरे 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 गर्म होगा। तो धीरे का मतलब बताने में मैं आपको धीरे बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी, बिल्कुल मिली सेकंड से भी नैनो सेकंड में भी होगा। ये बहुत जल्दी गर्म होगा, गर्म होने के बाद अपने गलनांक को पार करेगा और जिस किसी पल, जिस किसी क्षण यह अपने गलनांक को पार करेगा तो वापस से टूट जाएगा और आपका सर्किट वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फॉल्ट चला गया, हिस्सा नीचे का सुरक्षित है। यह कोई भी फ्यूज का बेसिक सिद्धांत है। फ्यूज किसी भी प्रकार का आप ले लीजिए तो ये क्या है, जो चीज मैंने आपको बताई, या किसी भी फ्यूज की बेसिक वर्किंग है। तो फ्यूज का कार्य क्या रहा, किसी भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या किसी भी ओवर वोल्टेज की स्थिति में यह क्या करेगा, इसका अपने अंदर
ये कारतूस प्रणाली का फ्यूज है। और तीसरा आता है आपका HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखें। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यानी कि उच्च विदारण क्षमता वाला फ्यूज। तीन प्रकार के आपके फ्यूज हैं, किटकैट, कार्ट्रिज और HRC। किटकैट जो फ्यूज है उसको लो वोल्टेज की कैटेगरी में रखा गया है। कार्ट्रिज फ्यूज भी आपका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों में यूज होता है। और आपका जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है इसको हमेशा हेवी मशीनरीज में HV के अंदर रखा गया है जिसकी क्षमता उच्च हो। तो ये आपके तीन प्रकार के फ्यूज हैं। अब किटकैट फ्यूज क्या होता है? आमतौर पर आपके घरों में लगने वाला जो कटआउट होता है उसे कहते हैं किटकैट फ्यूज। क्या होगा इसमें? एक तो होगा इसमें कैरियर और एक होगा बेस। बेस आपने देखा ही है इसका, जिसमें आपने देखा होगा ऊपर से दो मेटेलिक पिन्स होती हैं जिसमें साइड से कील लगी रहती है और क्रॉस में आप उसमें वायर जोड़ देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका किटकैट फ्यूज। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन आपकी फिर से हो जाएगी कि करंट आ रहा है, पास हो रहा है, चला जा रहा है। जब कभी भी फॉल्ट आएगा ये फ्यूज वायर गर्म होगी, पिघल जाएगी और आपका कटआउट जो कहता है ना फ्यूज उड़ गया, तो यही होता है कि आपका वहां पर से उतार टूट जाता है। तो ये हो गया आपका किटकैट फ्यूज। कारतूस प्रणाली का जो फ्यूज होगा वो बिल्कुल उसको कारतूस प्रणाली का फ्यूज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कारतूस की तरह दिखता है। ऐसी बात है, बंदूक की गोली कैसी दिखती है आपकी? ऐसी दिखती है ना, ये इसलिए इसको दिया है बिल्कुल फ्यूज मारा ऐसे दिखता है जैसे कारतूस प्रणाली का फ्यूज होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक बॉडी होगी, साइड से मेटलिक कांटेक्ट होंगे, इसमें मेटलिक कांटेक्ट होंगे और वायर इसमें कनेक्शन के लिए दो साइड दी होंगी और अंदर से इसमें फ्यूज वायर होगा ऐसा। ये जो फ्रेम ये तो आपका मेटल से बना होगा, मेटेलिक बॉडी है। ये आपका डिपेंड करेगा आपका फ्यूज कहां यूज हो रहा है। अगर कम कैपेसिटी में यूज हो रहा है तो ये पतले ग्लास से बने होंगे और अगर हाई कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं तो इसको पोर्सलिन, ये पोर्सलिन जिसको आप लोग कहते हैं चीनी मिट्टी, ये चीनी मिट्टी का बना होगा। यानी कि इसके जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करता है कि ये यूज कहां किया जाता है। अगर कम कैपेसिटी में यूज किया जा रहा है तो ग्लास की कवरिंग होगी और अगर थोड़ा उच्च वोल्टेज में यूज किया जा रहा है तो चीनी मिट्टी की कवरिंग होगी। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आपके पास घरों में सॉकेट मल्टीपल चार्जर वाला वो होगा सॉकेट बोर्ड, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे कुछ, तो आप उसमें पीछे साइड से देखते हैं लाल बटन जब खोलेंगे उसका तो अंदर से इस तरह से कांच का टुकड़ा बाहर निकलता है। वही कांच का टुकड़े की बात हो रही है, वही होता है आपका कार्ट्रिज फ्यूज, उसी की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें जो कार्ट्रिज फ्यूज है इसके अंदर कभी कभी देखिए कम क्षमता में यूज होगा तो बिल्कुल ऐसे ही यूज होगा क्या? वर्किंग कंडीशन है सेम वही कहानी। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये इसका गलनांक पार नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतनी वोल्टेज में काम करने के लिए बना हुआ है। जैसे कभी कोई फॉल्ट आता है अचानक इसमें हाई करंट फ्लो होती है, हाई करंट के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये गलनांक को पार करेगा, उड़ जाएगा, सिस्टम सेफ। लेकिन कभी भी थोड़ा सा ज्यादा अगर हाई रेटिंग का ये फ्यूज हमने यूज कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब ये टूटेगा तो अंदर ब्लास्ट हो सकता है। ये कांच अगर टूट गया है तो चटक गया तो बाहर ही आउटस्प्रेड कर सकता है, किसी भी चीज को आग लग सकती है। इसलिए उस धमाके को दबाने के लिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एक वो डालते हैं जिसको कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेत, क्वार्ट्ज सैंड के अंदर या चॉक डस्ट के अंदर, चौक का डस्ट, ताकि जो धमाका होगा तो उसके अंदर दब जाएगा, पाउडर से अंदर धरा जाएगा। अगर ज्यादा हाई रेटिंग का यूज कर रहे हैं तो पोर्सलिन बॉडी यूज करते हैं। पोर्सलिन बॉडी भी इसलिए यूज करते हैं ताकि ये क्रैक ना हो। तो ये क्या हो गया आपका कार्ट्रिज फ्यूज। जो तीसरा फ्यूज है
ये बाकी फ्यूजेस से थोड़ा सा अलग है। एक नॉर्मल सा सवाल आप लोगों के लिए कि किसी भी फ्यूज का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आप 10 सेकंड ले सकते हैं सोचने के लिए। किसी भी फ्यूज का जो गलनांक है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? सोचिएगा मन में। उम्मीद करता हूं आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा। तो देखिए, किसी भी फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलनांक उच्च होगा तो वो देर में गलेगा, और हमको क्या चाहिए? जैसे ही हमारा फॉल्ट आए वैसे ही हमारा फ्यूज उड़ जाए। फ्यूज नहीं उड़ा, गलनांक उच्च हुआ तो गलनांक उच्च होने का मतलब देर में गलेगा, यानी कि करंट को अपने थ्रू फ्लो होते दिए जा रहा है वो, तो तब तक तो आपके काम हो गया होगा आगे का पूरा। इसलिए गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन HRC एक ऐसा फ्यूज है जिसका गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल फ्यूज है, ये किसी मशीन में यूज होते हैं। तो अचानक जितनी बार अगर छोटी छोटी बात पर अगर फ्यूज बढ़ने लग जाए तो मशीन का प्रोडक्शन उतनी बार हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस HRC फ्यूज में ऐसा ये होता है, देखने का बाहर से इसमें भी एक फ्रेम होता है, ठीक है, बाहर से इसमें मेटलिक पॉइंट होते हैं कनेक्शन देने के लिए, ये से कनेक्टिंग वायर, अंदर से इसको सपोर्ट दिया जाता है ऐसे करके, और अंदर से इसके फ्यूज बने। ये आपका है HRC फ्यूज। तो जब कभी भी इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, रप्चरिंग का मतलब होता है टूटना, विदारण क्षमता, जिसकी टूटने की क्षमता उच्च हो, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, जो देर में रप्चर करेगा, तो उसको क्या करेंगे हम? HRC फ्यूज। यानी कि जब छोटे मोटे फॉल्ट होंगे ना, तो ये वायर करेगी अपने थ्रू पास होने देगी, ये देखेगी कि फॉल्ट किस नेचर का है। अगर छोटा मोटा फॉल्ट है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा, तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि फॉल्ट वाकई में उच्च रहा तो उस कंडीशन में क्या करेगा? धीरे धीरे गर्म होगा, टूटेगा, तब जाके इसका फ्यूज उड़ेगा। यानी कि इसने हर बार ये प्रोडक्शन को बाधित नहीं करेगा। तो जिसपे टूटने की क्षमता उच्च हो वो क्या कहलाएगा? HRC फ्यूज। इसको ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, या एक इंडस्ट्रियल फ्यूज। तो ये 3 प्रकार के फ्यूज आज हमने पढ़े, जिसमें हमने क्रिकेट फ्यूज पढ़ा, HRC फ्यूज पढ़ा, कार्ट्रिज फ्यूज पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो अन्य हमारे बच गए हैं करंट, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और आपका रह गया है रिले। अब मैंने आपको बताया था सर्किट ब्रेकर 2 मोड्स में काम करता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो मैनुअल में तो ठीक है, लीवर है भैया, लीवर को हम लोग क्या करेंगे? फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, तो मूविंग कॉन्टैक्ट को हम लीवर से नीचे अलग करने को तो हमारे। लेकिन सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक कैसे काम करता है? तो उसके लिए क्या यूज होती है? रिले।